कॉर्निया। कॉर्निया हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जो कि इंटीरियरली 1/6 एरिया को कवर करता है, आइज़ के 1/6 एरिया को कवर करता है। ठीक है, आपने ये वाला स्ट्रक्चर आई बॉल का हमेशा देखा होगा। इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर हमेशा एक बनता है। ठीक है, ये पीछे हमारे पास ये ऑप्टिक नर्व है और ये हमारे पास 1/6 पार्ट इज़ दिस कॉर्निया। ये जो हमें अगली साइड पे ये ब्लैक कलर का नज़र आता है ना, बेसिकली ये कॉर्निया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने कहा कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो हमें ये ब्लैक क्यों नज़र आता है? ब्लैक ये होता ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसके पीछे आइरिस का कलर होता है, बिकॉज आइरिस के अंदर पिगमेंटेशन होती है, इसीलिए हमें ब्लैक नज़र आता है। तो जो ब्लैक वाला है बेसिकली ये कॉर्निया है। ये ब्लैक इटसेल्फ नहीं है, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। ये ब्लैक इसका कलर इसके पीछे पड़े हुए आइरिस की वजह से आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉर्निया विच कवर 1/6 एरिया ऑफ आई बॉल एंड रिमेनिंग जो हमारे पास पार्ट है वो सारा का सारा स्क्लेरा है। ठीक है, तब हम लोग ने कॉर्निया को डिस्कस करना है। कॉर्निया की आपको शेप का पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो है वो कन्वेक्स शेप होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो कॉर्निया है ये इसका आपको शेप्स इसकी वही हो गई कन्वेक्स शेप। इसकी थिकनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। थिकनेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज केरेटोकोनस, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और रिफ्रैक्टिव लेज़र सर्जरी, इन सारों के लिए हम लोग थिकनेस को सबसे पहले मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉर्निया थिक पेरिफेरी पे होता है। ये जो पेरिफेरल एरिया यहाँ पे कॉर्निया थिक होता है और जो सेंट्रल एरिया है यहाँ पे कॉर्निया बहुत थिन होता है। अब आपको इसकी डायमीटर भी पता होना चाहिए। यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर डायमीटर होता है और जो पेरीफेरी है वहाँ पे 1 मिलीमीटर डायमीटर होता है इसका। ठीक है, तो अब स्केल से आपने 1 मिलीमीटर डायमीटर तो देखा ही होगा। तो 1 मिलीमीटर डायमीटर इसका कहाँ पे होता है? पेरीफेरी पे, और यहाँ पे 0.5 होता है। और आपको ये कंडीशंस ज़रूर पता होनी चाहिए कि केरेटोकोनस, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और रिफ्रैक्टिव लेज़र सर्जरी, इन कंडीशंस के अंदर हमें थिकनेस की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारे पास कॉर्निया है, इसका हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.376। ठीक है, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कैटरैक्ट सर्जरी के लिए चाहिए होता है। जब हम लोग लेंस को हम लोग इम्प्लांट करते हैं ना कैटरैक्ट के केस में, तो उस वक्त हमें कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चाहिए होता है। ठीक है, अब ये कॉर्निया में जब हम लोग यूँ करके इसकी सरफेस बनाते हैं तो इसकी एक इंटीरियर सरफेस है, एक हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है। तो इंटीरियर ये देखो आप कन्वेक्स है और पोस्टीरियर हमारे पास कनकेव है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों सरफेसेस का जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास इंटीरियर सरफेस का 48 डायोप्टर, पोस्टीरियर सरफेस का -5 डायोप्टर। तो एवरेज जो हमारे पास कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव पावर है दैट इज़ 43 डायोप्टर। तो आपको ये दो चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कॉर्निया का और रिफ्रैक्टिव पावर क्या है कॉर्निया की। और ये यूक्यू भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जहाँ जहाँ एमसीक्यूज़ लिखे हुए आपने वो एमसीक्यूज़ ज़रूर करने हैं, बिकॉज ये यूएचएस के एमसीक्यूज़ ये सारे मार्क किए हुए हैं। ठीक है, और इसकी रीज़न भी आपको पता होनी चाहिए कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्यों चाहिए, कैटरैक्ट सर्जरी में चाहिए। अब इसकी हमारे पास डेवलपमेंट एपिथेलियम सरफेस एक्टोडर्म से डेवलप होता है और जो हमारे पास एंडोथेलियम है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव होता है। अब ये हमारे पास कॉर्निया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉर्निया के स्ट्रक्चर के अंदर 5 लेयर्स हैं हमारे पास। आप इसको इस निमोनिक से याद रखो, ABCDE। ठीक है, ए फॉर एपिथेलियम, हम ई को ए से, एपिथेलियम इसको हम लोग ए से हम लोग इसको सपोज कर रहे हैं। ठीक है, बी स्टैंड्स फॉर बोमेंस लेयर, सी स्टैंड्स फॉर स्ट्रोमा। देखो स्ट्रोमा से सी की साउंड आ रही है, इसलिए हम इसको स्ट्रोमा को सी से डिनोट करेंगे। एंड डी स्टैंड फॉर डिस्मेंट मेम्ब्रेन, ई स्टैंड्स फॉर एंडोथेलियम। अब इसमें जो मेन चीज़ है, आपको ये चीज़ तो पता है कि बाहर एपिथेलियम होती है, सेंटर में स्ट्रोमा, अंदर एंडोथेलियम। अब ये 3 लेयर्स तो बहुत इजीली याद हो जाती हैं। मसला हमें यहाँ पे ये निमोनिक बनाने का
ये 2 लेयर्स हमें याद करनी थी, बोमेंस और डिसमेंट। तो बी पहले आता है, सो बोमेंस लेयर बाहर आएगी, और डी डिसमेंट मेम्ब्रेन अंदर आता है, तो ये हमारे पास डिसमेंट मेम्ब्रेन अंदर आती है, ठीक है, मीन बाद में आती है। अब जो एपिथेलियम है ये रीजनरेट कर सकती है, ठीक है, लेकिन बाकी लेयर्स जो हैं वो बोमेंस लेयर, स्ट्रोमा, डिसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम, ये रीजनरेट नहीं करती, ठीक है। आप ये डायग्राम देखो, ये वही वाली जो मैंने पहले ड्रॉ की थी, ये हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई हुई है, दिस इज़ कॉर्निया, ठीक है, ये हमारे पास कॉर्निया है। कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन को हम लोग लिम्बस कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लिम्बस। अब कॉर्निया की जो एपिथेलियम है ये रीजनरेट कर सकती है, क्यों, क्योंकि लिम्बस के ऊपर कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, जब भी यहाँ पे इंजरी होती है ये स्टेम सेल्स यहाँ से माइग्रेट करते हैं और माइग्रेट करके इसको रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन बाकी लेयर्स के अंदर कोई भी हमारे पास रीजनरेटिव कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है। और डिसमेंट मेम्ब्रेन ही आगे कंटिन्यू होके ये जो एंगल है ना उसका पार्ट बनाती है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ नेक्स्ट इसका। एपिथेलियम इसके अंदर नॉन कैटनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम जितनी भी सरफेसेस हैं उनको कवर करती है, और अगर उनका स्किन से एक्सपोजर होता है तो इट इज़ कैरेटनाइज्ड, अदरवाइज इट इज़ नॉन कैटनाइज्ड। और चूँकि यहाँ पे म्यूकस लेयर भी ऊपर होती है इसलिए यहाँ पे नॉन कैटनाइज्ड लेयर है, इसका डायरेक्ट जो है वो एयर के साथ कांटेक्ट ऐसे नहीं होता जिस तरह स्किन का होता है, इसलिए ये नॉन कैटनाइज्ड एपिथेलियम है, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम यही शो कर रही है कि किस तरह से ये लिम्बस एरिया जो अभी मैंने आपको दिखाया, और ये कॉर्निया है, ठीक है। जब भी यहाँ पे इंजरी होती है यहाँ पे स्टेम सेल्स होते हैं, वो माइग्रेट करके आते हैं और यहाँ पे अल्टीमेटली डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास एपिथेलियम जो अभी नॉन कैटनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में मैंने आपको बताया, उस एपिथेलियम के अंदर 3 सेल्स होते हैं, आपको पता है सबसे नीचे बेसल सेल्स होते हैं, फिर सेंटर में विंग सेल्स और सरफेस सेल्स होते हैं, फिर लिम्बल स्टेम सेल्स की वजह से ही एपिथेलियम रीजनरेट कर सकती है, ठीक है। और अब इस एपिथेलियम, ये जो एपिथेलियम है कॉर्निया की, इट इज़ इम्परमिएबल टू लाइट। हम रोज़ अपनी आँखों को साफ़ करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि अब जब हम उनको साफ़ करते हैं तो वहाँ से वाटर अंदर जाता हो आइज़ के अंदर, क्योंकि इसकी एपिथेलियम के अंदर टाइट जंक्शंस होते हैं, इसीलिए ये वाटर इम्परमिएबल है। बोमेंस मेम्ब्रेन ए सेलुलर होती है, ठीक है, ए सेलुलर होती है और इसके अंदर कोई रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती। स्ट्रोमा 90% होता है, ठीक है, और इसके अंदर ज़्यादातर फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूसिंग, कोलेजन प्रोड्यूसिंग फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, उन सेल्स को हम केराटोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ डिसमेंट मेम्ब्रेन। डिसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, डिसमेंट मेम्ब्रेन ये एंडोथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती है, इस तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती है एंडोथेलियम की, और इसकी जो टर्मिनेशन वाले पॉइंट्स हैं उसको हम श्वाबैक्स लाइन कहते हैं। और आपको याद होगा कि ग्लूकोमा के अंदर जो एंगल बना रही थी वो श्वाबैक्स लाइन, बेसिकली इट इज़ ए पार्ट ऑफ डिसमेंट मेम्ब्रेन। और एंडोथेलियम ये जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन रखती है। अगर ये डैमेज होगी एंडोथेलियम तो उसकी वजह से एडीमा होगा और ये भी रीजनरेट नहीं कर सकती। इन शॉर्ट, अगर आप इस वाली डायग्राम को दोबारा देखो तो सिर्फ एपिथेलियम रीजनरेट कर सकती है, बाकी कोई भी लेयर रीजनरेट नहीं कर सकती। और ये हमारे पास डिसमेंट मेम्ब्रेन की जो एंडिंग्स हैं इसको हम श्वाबैक्स लाइन कहते हैं। ये देखो ना, इस जगह पे ये डिसमेंट मेम्ब्रेन की एंडिंग्स इस जगह पे जब आती हैं तो उस एरिया को हम लोग, उस डिसमेंट मेम्ब्रेन के पार्ट को हम लोग श्वाबैक्स लाइन कहते हैं, जो कि एंगल, जो इंटीरियर चैम्बर एंगल है उसका पार्ट बनाती हैं, ठीक है। कॉर्निया सबसे ज़्यादा इनर्वेट होने वाला स्ट्रक्चर है। आपको याद होगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स ज़रूर चेक करते हैं। वो इसलिए चेक करते हैं बिकॉज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनर्वेशन होती है और हम लोगों ने देखना होता है कि कहीं वो नर्व्स तो डैमेज नहीं हुई। कॉर्निया की अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, इट इज़ ए वास्कुलर स्ट्रक्चर। आपने याद रखनी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी ए वास्कुलैरिटी इसलिए होती है क्योंकि ये हमारे पास कॉर्निया, मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। तो कॉर्निया का अपना कोई कलर इसलिए नहीं होता बिकॉज इट इज़ ए वास्कुलर स्ट्रक्चर।
तो ये हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूक्यू है कि कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी क्यों होती है, बिकॉज एक तो उसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, इट इज़ ए वास्कुलर स्ट्रक्चर। सेकेंडली उसके अंदर एक खास पैटर्न के साथ स्टोमा अरेंज होता है, एक खास पैटर्न के साथ एपिथेलियम और एंडोथेलियल सेल्स अरेंज होते हैं, और दूसरा उनके अंदर एंडोथेलियल पंप मेकनिज़म बहुत एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये 4 रीजन्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया का फंक्शन क्या है, ये लाइट को रिफ्रेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये हमारे पास आइस है ये, और जब यहाँ से लाइट आती है तो ये उसको यहाँ रिफ्रेक्ट करके दूसरे मीडियम के अंदर यहाँ पे अंदर की तरफ भेजता है। ठीक है, तो इसका ये रिफ्रैक्शन का काम है, और इसकी रिफ्रैक्टिव पावर कितनी होती है, +43 डायोप्टर। ये आपने कभी नहीं भूलना कि कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव पावर कितनी होती है, 43 डायोप्टर। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। केराटाइटिस, केराटाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। कॉर्नियल अल्सर्स, क्या अल्सर हमेशा ऐसे डिसऑर्डर को कहते हैं जिसके अंदर एपिथेलियम ऊपर से उतर जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एपिथेलियम गेट्स स्लो ऑफ, मींस कि एपिथेलियम ऊपर से उतर जाती है। हाइपोपायन हम कहते हैं पस को, तो ऐसा अल्सर जिसके अंदर पस बनती है उसको हम हाइपोपायन कहते हैं। अगर आप इस फिगर के अंदर देखो तो इस फिगर के अंदर जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है इसको हम हाइपोपायन कहते हैं, विच इज़ पस इन आइज़। इसको हम लोग हाइपोपायन कहते हैं। अब जो केराटाइटिस है इसकी क्लासिफिकेशन आप एक दफ़ा इसको ज़रूर देख लेना, ये आ भी सकती है यूक्यू में। इन्फेक्टिव भी हो सकती है केराटाइटिस, और नॉन इन्फेक्टिव भी हो सकता है। इन्फेक्टिव ऑब्वियसली इट कैन बी ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ या क्लेमीडिया। नॉन इन्फेक्शियस में आप इसको याद रखना है किस तरह से आप इसको ABC की सीक्वेंस में, कुछ इसके अंदर सीक्वेंस है, कुछ आप उनको सेपरेट लिख लेना। तो A से हमारे पास ऑटो इम्यून डिसीज़, ठीक है। B से हमारे पास इसके अंदर कुछ भी नहीं है। C से हमारे पास केमिकल बर्न्स, तो हमारे पास केराटाइटिस केमिकल बर्न्स की वजह से हो सकता है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। इसके अलावा ई से हमारे पास आईलिड की एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, आईलिड, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोयर केराटोपैथी, ठीक है, तो एक्सपोयर केराटोपैथी की वजह से भी केराटाइटिस होता है। और आईलिड की एबनॉर्मेलिटीज़, आईलिड की कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, ट्राइकिएसिस या एंट्रोपियन। और एक्सपोयर केराटोपैथी हम लोग कॉर्निया पढ़ रहे हैं, जब प्रोप्टोसिस होगी, आँख बाहर की तरफ निकलेगी तो प्रॉपरली जो लिड है उसको कवर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे केराटाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एच। तो एच से क्या होता है, एच स्टैंड्स फॉर, ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी, तो एच होता है हाइपर सेंसिटिविटी। और फिर आता है एन। एन से आप देखो 3 है, न्यूरो पैरालिटिक, न्यूरोट्रॉफिक एंड न्यूट्रिशनल, ठीक है। तो एन कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और टी, ठीक है, तो टी हमारे पास टीयर फिल्म एबनॉर्मेलिटीज़, दैट इज़ केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का। अब ये देखो आपके पास एक निमोनिक बन गया, दैट इज़ ACE हाइपरटेंशन। तो अब ये हाइपरटेंशन चाहे टी पहले कर दो बाद में लिख दो, तो आपके पास ये वर्ड क्या बनता है, ये हाइपरटेंशन बनता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन और ACE इनहिबिटर जिस तरह हम लोग हाइपरटेंशन में देते हैं, तो अब ये आपके पास इसका निमोनिक है। आप ये फर्स्ट वर्ड इनके अगर याद रखोगे तो ये, बिकॉज ये वाली चीज़ इजीली याद नहीं होती, भूल जाती है। तो अगर आप इस तरह से याद रखोगे, ये हाइपर सेंसिटिविटी है, ये टीयर फिल्म है, ये एन से न्यूरो पैरालिटिक भी है, न्यूरोट्रॉफिक भी है, न्यूट्रिशनल भी है, ए से हमारे पास ऑटो इम्यून, सी से केमिकल बर्न्स, ई से हमारे पास आईलिड भी है, और एक्सपोयर केराटोपैथी भी है। तो फिर आपको ये सारी रीजंस याद रहेंगी। अंदर वाली अगर आपको याद होती है तो आप एक एक एग्जांपल ज़रूर याद कर लो। देन हमारे पास आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं। उसको आँख के अंदर कोई चीज़ महसूस होती है, आँख रेड हो जाती है, पेन होता है आँख में, लैक्रीमेशन मीन पानी निकलता है, फोटोफोबिया मीन धूप में या रोशनी में देख नहीं पाता, और नज़र कमज़ोर होती है क्योंकि कॉर्निया ने बेसिकली लाइट को रिफ्लेक्ट करना है। जब भी कॉर्निया का मसला होगा तो नज़र कमज़ोर होगी, और डिस्चार्ज की अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो डिस्चार्ज उसके अकॉर्डिंगली होगा। इट कैन बी पस, इट कैन बी सीरस डिस्चार्ज।
ठीक है। तो आँख में कुछ चीज़ महसूस होती है, आँख रेड हो जाती है, दर्द होता है, पानी निकलता है, देखा नहीं जाता, नज़र कमज़ोर होती है, और ये कुछ टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं जो सब कॉर्नियल डिसऑर्डर्स के अंदर होते हैं। अब ये इनके साइंस के या तो हमें इस तरह से कॉर्निया के अंदर छोटी-छोटी सी लियंस नज़र आती है, पंक्टेट कहते हैं बहुत छोटी-छोटी सी लियंस को। आइदर दीज आर एरोयन जिसके अंदर सिर्फ एपिथेलियम स्लो ऑफ होती है, एंड इट कैन बी केराटाइटिस जिसके अंदर प्रॉपर इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कि पहले हम लोगों ने एपिथेलियम की बात की, एपिथेलियम के अंदर यू पंक्टेट लाइक लियंस हुई, फिर उसके बाद एपिथेलियम के नीचे आ जाते हैं। तो एपिथेलियम के नीचे सारा ये हमारे पास कॉर्नियल एपिथेलियम है, इसके नीचे सारे लिम्फोसाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं। कॉर्नियल फिलामेंट्स फिर एपिथेलियम का एडिमा हो सकता है, एपिथेलियम अल्सरेट हो सकती है, और कॉर्निया के अंदर वेसल्स की ग्रोथ हो सकती है। नॉर्मली इट इज़ ए वास्कुलर स्ट्रक्चर, बट इसके अंदर वेसल्स हमें नज़र आ सकती हैं। और फिर हम आ जाते हैं कॉर्निया की डिसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं और ब्रेक्स होते हैं, और डिसमेंट मेम्ब्रेन में प्रोट्रूजन होती है, इट इज़ कॉल्ड डेस्मेटोसेल। तो इसके साइंस हमें एपिथेलियम में नज़र आते हैं और उसकी डिसमेंट मेम्ब्रेन में नज़र आते हैं, ठीक है। तो आपने कॉर्निया के ये लेयर्स नहीं भूलनी। ये हमारे पास क्या है, ये सबसे नीचे हमारे पास ये एंडोथेलियम, ये हमारे पास डिसमेंट मेम्ब्रेन, ये एंडोथेलियम, ये उसके बाद स्ट्रोमा सारा का सारा आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बोमेंस और फिर ऊपर एपिथेलियम, ठीक है। तो प्रॉब्लम आती है एपिथेलियम में या तो पंक्टेट लियंस, एपिथेलियम के नीचे इन्फिल्ट्रेट, ठीक है, या एपिथेलियम का एडिमा हो जाता है, या फिर अल्सर्स बन जाते हैं, या यहाँ पे वेसल्स की ग्रोथ हो जाती है। और इसके अलावा डिसमेंट मेम्ब्रेन में ब्रेक्स आते हैं, डिसमेंट मेम्ब्रेन में फोल्ड्स आते हैं, और डेस्मेटोसील मीन इसकी स्ट्रोमा के अंदर प्रोट्रूजन हो जाती है। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आपने इसके बारे में याद रखने हैं।